हेलो। तो हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अक्षय एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपका हमारे इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल के अंदर। और आज की क्लास हम पढ़ने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ ए यूकैरियोटिक सेल। कंपोनेंट्स मतलब कि वो जो यूकैरियोटिक सेल वो क्या क्या चीजें अपने अंदर कैरी करता है। जैसे आपके क्या कंपोनेंट्स है, आपके दो हाथ, आपके दो कंपोनेंट है, आपका सर, आपकी आईज, ये सभी आप चीज कैरी करते हैं, ये आपके कंपोनेंट्स है। तो एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल क्या क्या चीजें कैरी करता है वो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट के चलिए बेटा शुरू करते हैं। देखो, एक यूकैरियोटिक सेल वो सेल होता है बेटा जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, यानी कि जिसका जेनेटिक मटेरियल एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर इंटैक्ट रहता है। वो ऐसे नहीं है कि साइटोप्लाज्म के अंदर इधर घूम रहा है, कभी इधर घूम रहा है। वो एक जगह पे सेंटर में अलाइंड रहता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर। तो इस कंपोनेंट्स के बारे में हम पढ़े हैं। तो तीन कंपोनेंट्स होते हैं कोई भी सेल के। कौन कौन से? एक तो वो सेल का कंपोनेंट होगा जो बिल्कुल हष्ट पुष्ट होगा, है क्या बात है, एक तो उस टाइप का। और एक बिल्कुल मरा ही हुआ, बिल्कुल डेड, इस टाइप का। और दूसरा आधा लिविंग और आधा नॉन लिविंग टाइप, ठीक है भैया, इस टाइप का बिहेव करता है। यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एक कंपोनेंट तो होगा नॉन लिविंग जो बिल्कुल ही मरा हुआ है, नॉन लिविंग। और दूसरा होगा पार्टली लिविंग, यानी कि उस कंपोनेंट का कुछ पार्ट तो लिविंग होगा और कुछ पार्ट होगा नॉन लिविंग, तो उसका नाम है पार्टली लिविंग। ये चीजें कौन कौन सी है अभी इनके बारे में बताऊंगा मैं आपको कि ये क्या क्या हैं। और एक होता है लिविंग, इसके अंदर जितनी भी चीजें प्रेजेंट है वो सारी लिविंग होंगी और इनको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं बेटा? प्रोटोप्लाज्म। तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये नॉन लिविंग और पार्टली लिविंग ये क्या सिस्टम है। लिविंग तो चलो समझ आ गया कि हाँ, जो चीज फंक्शन कर रही है, कोई काम कर रही है बॉडी के अंदर या फिर सेल के अंदर, वो लिविंग है। अब ये नॉन लिविंग और पार्टली लिविंग ये क्या सिस्टम है? तो देखो बेटा, पिछली क्लास में जब मैंने आपको सेल बताया था प्लांट का, तो उसमें मैंने क्या बताया था, ये आउटर मोस्ट जो मेम्ब्रेन है या फिर वॉल है कोई भी सेल की, तो उसको क्या बोलते हैं? हमने बोला था कि सर ये तो सेल वॉल है। और सेल वॉल के बारे में मैंने क्या बताया था कि ये नॉन लिविंग होती है, ये परमिएबल होती है, इसके आर पार कोई भी जा सकता है और इसका फंक्शन होता है सेल की प्रोटेक्शन करना। ठीक है बेटा, तो नॉन लिविंग में कौन आ जाएगा? सेल वॉल। सेल वॉल नॉन लिविंग है। अब ये पार्टली लिविंग क्या बला है सर? तो बेटा, जब मैंने आपको बताया था कि सेल, प्लांट सेल के बारे में बताया था, तो मैंने एक बड़ी सी स्ट्रक्चर बनाई थी उसके अंदर जो उसके 90% स्पेस को ऑक्यूपाई करके रखती है। तो इस जगह का क्या नाम है या फिर इस चीज का क्या नाम है, गोल गोल सी चीज का? इसको हमने बोला था सर ये तो वैक्यूल है। बताया था ना हमने कि ये वैक्यूल है। तो वैक्यूल है वो पार्टली लिविंग स्ट्रक्चर है बेटा। कैसे, वो अभी बताऊंगा मैं आपको। तो इसका एग्जांपल हो गया वैक्यूल। ठीक है, अब वैक्यूल में लिविंग कौन सी चीज है? लिविंग, और इसमें दूसरी है नॉन लिविंग। नॉन लिविंग। तो लिविंग तो वो चीज है बेटा जो इसकी आउटरमोस्ट वॉल है ना, ये तो लिविंग है। और इस वॉल का एक नाम है जिसको हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। और इसके अंदर जो भी अटम पटम जो भी इसने सामान भर रखा है उसको हम बोलते हैं सैप। तो इसको हो गया सैप। तो ये जो सैप वैक्यूल नाम की स्ट्रक्चर है ये पूरी की पूरी लिविंग होती है। नहीं 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 नहीं, तो ये जो सैप वैक्यूल है इसके अंदर टोनोप्लास्ट तो लिविंग होगी और बाकी जो स्ट्रक्चर होगी वो होगी नॉन लिविंग, यानी कि सैप इसका नॉन लिविंग होगा। ठीक है बेटा, तो अब बात करते हैं प्रोटोप्लाज्म की। ये प्रोटोप्लाज्म क्या चीज है? सेल के अंदर कोई भी लिविंग चीज है वो कौन कौन सी चीजें हैं? तो देखो बेटा, हम सेल के बाहर से अंदर की तरफ जाते जा रहे हैं कि जैसे ये सेल है तो इसके बाहर हमने देखी सेल वॉल, इसके अंदर आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके अंदर आता है न्यूक्लियस। तो इस टाइप से जाते जा रहे हैं हम। ठीक है बेटा, ये चीज मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए बताई। तो अभी हम बात करते हैं प्रोटोप्लाज्म के बारे में
कि ये प्रोटोप्लाज्म जो है ये क्या चीज है। प्रोटोप्लाज्म में बेटा हमारी फिर से तीन चीजें आती है। कौन कौन है वो तीन चीजें? सबसे बाहर की तरफ जो आती है सेल वॉल के बाद, उसके बाद आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कौन सी स्ट्रक्चर है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इन सभी चीजों के बारे में हम देखेंगे थोड़ी देर में। बस एक बार इन जनरल इन चीजों का आउटलाइन ले लो आप। और दूसरी स्ट्रक्चर है वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं, क्योंकि सेल के अंदर जितनी भी चीजें होनी है, जितनी भी एक्टिविटीज होनी है, उन सब का कंट्रोल इसके हाथ में है। किंग, राजा भैया। ठीक है। और तीसरा जो एक सेल का पार्ट है वो है साइटोप्लाज्म। क्या नाम है उसका? साइटोप्लाज्म। अब ये साइटोप्लाज्म क्या है, इस चीज के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो अब इसके भी तीन पार्ट हैं। क्या बात है सर, तीन तीन पार्ट कैसे पढ़ा रहे हो? अब क्या बताऊं बेटा, जो है वो पढ़ा रहा हूं। तो साइटोप्लाज्म के भी तीन पार्ट हैं। कौन कौन से हैं? एक तो आपने देखा होगा कि हमारे जितने भी सेल के ऑर्गेनल्स हैं बेटा, वो कहां प्रेजेंट होते हैं? बोलो सर सेल में प्रेजेंट होते हैं? नहीं, सेल में तो होते ही है, लेकिन कंपोनेंट कौन सा है जिसके अंदर वो प्रेजेंट रहते हैं? वो होता है साइटोप्लाज्म। तो पहला क्या होगा साइटोप्लाज्म के अंदर? सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स। अब सेल ऑर्गेनल्स कौन कौन से हैं? सेल ऑर्गेनल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, एक्सेट्रा। ठीक है बेटा, ये चीजें वो है जो सेल के अंदर प्रेजेंट रहती है साइटोप्लाज्म के अंदर। अब दूसरी स्ट्रक्चर क्या है? वो है कुछ साइटोप्लाज्म का भी कुछ पार्ट होता है बेटा, वो नॉन लिविंग होता है। कैसे? जैसे हमने देखा है कि हमारी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर होता है। अब बॉडी का जो सबसे छोटा पार्ट है वो तो सेल है ना, सेल के अंदर भी ग्लाइकोजन स्टोर होगा। तो अब वो ग्लाइकोजन है बेटा, वो नॉन लिविंग है। ग्लाइकोजन ऐसे देखा है कि मैं चल के जा रहा हूं, मैं ग्लाइकोजन हूं? नहीं करता, वो पड़ा रहता है, उसको हम तोड़ के यूज करती है हमारी बॉडी अपने हिसाब से। वो हम रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में देखेंगे। तो ठीक है, तो जैसे हमारे अंदर तो ग्लाइकोजन हो गया, प्लांट्स के अंदर स्टार्च हो गया, और कुछ ऐसे स्टोर्ड बॉडीज होती है जो प्लांट अपने लिए स्टोर करते हैं। कोई भी सेल जो है वो काफी चीजें स्टोर करके रखता है, तो वो होती है नॉन लिविंग। और जो नॉन लिविंग पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म है उसको हम बोलते हैं क्या? ड्यूटोप्लाज्म। ड्यूटोप्लाज्म। ठीक है बेटा, तो इसके बारे में हम लिख देते हैं कि ये है नॉन लिविंग पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। क्या है ये? ये है नॉन लिविंग पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। इसके अंदर क्या आ जाएगा? जैसे स्टोर्ड बॉडीज, क्या हो जाएंगी? स्टोर्ड बॉडीज, जैसे ग्लाइकोजन और स्टार्च। ठीक है, और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। लेकिन इससे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं बेटा, स्टोर्ड बॉडीज में एक जो हमारे प्लांट सेल्स होते हैं ना, वो कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल्स को स्टोर करते हैं, जिनको हम बोलते हैं सिस्टोलिथ्स। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सिस्टोलिथ्स क्या है। तो ये लिख लेना आप, सिस्टोलिथ्स। सिस्टोलिथ्स बोले तो क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट। ठीक है, अब जो दूसरी हमारी चीजें हैं जो प्लांट के अंदर या फिर कोई भी सेल के अंदर होती है, वो होती है एक तो स्टोर्ड बॉडीज हो गई, और दूसरी हो सकती है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। जो चीजें सेल के काम की नहीं है वो सेल बाहर फेंक देगा धीरे धीरे, तो वो होती है एक्सक्रीटरी बॉडीज। एक्सक्रीटरी बॉडीज, एक्सक्रीटरी बॉडीज जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी प्लांट होता है उसके बाहर कुछ चिपचिपे सब्सटेंस रहते हैं, तो वो होता है गम्स। वो प्लांट के लिए तो एक्सक्रीटरी मटेरियल है, लेकिन हमारे काम आ जाता है। तो एक्सक्रीटरी बॉडीज में हम लिख लेंगे गम्स एंड रेजिन्स। ठीक है बेटा,
और कुछ सिक्रीशंस भी होते हैं प्लांट्स के अंदर, तो लिख लेते हैं कि सम सिक्रीशंस। अब ये सिक्रीशंस किस टाइप के, जैसे तो बेटा आपने देखा होगा कुछ प्लांट्स जो है वो नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं जिनको हनी भी शक करती है, तो वो एक सिक्रीशन है सेल्स के थ्रू। अब बात करते हैं तीसरे पार्ट की, किसके किसके तीसरे पार्ट की बात करें, साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म का तीसरा पार्ट है हाइलोप्लाज्म। हाइलोप्लाज्म क्या नाम है बेटा, हाइलोप्लाज्म। अब ये हाइलोप्लाज्म क्या है, अभी 1 मिनट में समझ आ जाएगा। हाइलोप्लाज्म है कुछ ऐसी अमोर्फस और क्रिस्टलाइन लिक्विड। आपको पता है कि हमारा जो साइटोप्लाज्म है वो लिक्विड सा होता है, थोड़ा जेली लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो हाइलोप्लाज्म क्या होगा, अमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन लिक्विड। क्रिस्टलाइन लिक्विड, ये सर हमें समझ नहीं आया ये कैसे होगा, तो अभी बताता हूं बेटा। ये चीज देखो कि हाइलोप्लाज्म इज इक्वल्स टू साइटोप्लाज्म। ये पूरा साइटोप्लाज्म के अंदर से क्या क्या निकाल देते हैं, माइनस ड्यूटोप्लाज्म प्लस सेल ऑर्गेनल्स। ड्यूटोप्लाज्म प्लस सेल ऑर्गेनल्स। जब एक साइटोप्लाज्म के अंदर से ये दोनों चीजें हम निकाल देते हैं, ड्यूटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनल्स, तो जो क्रिस्टलाइन और अमोर्फस लिक्विड बचता है वही होता है हेलोप्लाज्म। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी क्योंकि मैंने अच्छे से समझाई है आपको। तो हम बात करेंगे आज सेल वॉल की, एक नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ सेल के बारे में। सेल वॉल क्या है, ठीक है बेटा, ये सारी चीजें वो चीजें हैं जिनके थ्रू हम जाने वाले हैं, सेल वॉल से शुरू करके हाइलोप्लाज्म तक जाने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो यहां हमारा टॉपिक कंपोनेंट्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल फिनिश होता है और अब हम स्टार्ट करते हैं सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल आखिर क्या है, अब तक हम देख चुके हैं ये एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है, हर एक सेल के अंदर जो नहीं पाई जाती। हर एक सेल मैंने क्यों बोला, क्योंकि ये एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट होती है टोटली, सिर्फ प्लांट्स, एल्गी और फंजाई में प्रेजेंट होती है। इसके नाम में क्या एक शब्द छुपा हुआ है बेटा, क्या, वॉल। ये दीवार है और दीवार का काम क्या होता है, प्रोटेक्शन देना। हमारे घर के बाहर जो दीवार होती है वो हमें क्या प्रोवाइड करती है, वो हमें प्रोटेक्शन करती है, बाहर के कोई जानवर अंदर ना आ जाए। तो वॉल का बेटा क्या फंक्शन है, वॉल का यही फंक्शन है कि बाहर जो एनिमल है वो हमें हार्म ना करे, वो वॉल हमें प्रोटेक्ट करती है बाहर के एनिमल से। तो इस टाइप से आप याद रख सकते हो कि सेल वॉल क्या है। अभी हम देखने वाले हैं कि व्हाट सेल वॉल इज एंड व्हाट इट डज, ये क्या करती है। तो सेल वॉल जो है वो आउटर मोस्ट कवरिंग है कोई भी प्लांट या फिर एनिमल, कोई भी प्लांट, एल्गल या फिर फंगल सेल वॉल की। तो हम क्या लिख लेते हैं, आउटर मोस्ट covering of plant cell, plant, algal and fungal cell। ठीक है बेटा, फंगल सेल। ये लाइन हमें क्या डिपिक्ट करती है बेटा, कि ये जो सेल वॉल है ये प्लांट्स, एल्गी और फंजाई के अंदर ही प्रेजेंट रहती है। और इसका काम क्या रहता है कि ये provides rigidity, provides protection, rigidity and shape to the cell, shape to the cell। ठीक है बेटा, ये हमने इसके फंक्शंस देख लिए और ये हमने देख ली कि ये किन किन के अंदर प्रेजेंट रहती है। तो बात करते बेटा इस सेल वॉल को, इस दीवार को सबसे पहले देखा किसने। तो मैंने आपको जब ये चैप्टर शुरू में स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था कि रॉबर्ट हुक ने कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स देखी थी, कुछ ऐसी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर जिनको उन्होंने नाम दिया था सेल या फिर सेलुला।
तो जब उन्होंने इस टाइप की हेक्सागोनल स्ट्रक्चर देखी तो इसके अंदर तो उन्होंने कहा था कि कुछ है ही नहीं भैया, इसके अंदर कुछ नहीं है। तो उन्होंने देखा क्या था, उन्होंने देखी थी सिर्फ ये वॉल, और जो ये वॉल है यही सेल वॉल थी, सेल वॉल। तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट सीन बाय रॉबर्ट हुक, फर्स्ट सीन बाय रॉबर्ट हुक। ठीक है, और ये प्रेजेंट किन किन में होती है, प्लांट्स, एल्गी, फंजाई, ये चीज मैंने बताई दी बेटा। ये कुछ कॉमन बातें थी जो हमने देखी एक सेल वॉल के बारे में। अभी हम देखने वाले हैं कि जो सेल वॉल है उसका कंपोनेंट क्या है, वो किन किन चीजों से मिली हुई है। ठीक है, तो अभी देखते हैं प्लांट्स की। जो प्लांट्स की सेल वॉल है ना बेटा, प्लांट सेल वॉल, हमने कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर ड्रॉ की थी एक सेल के बारे में, प्लांट के सेल के बारे में, कि ऐसी हेक्सागोनल टाइप की स्ट्रक्चर है और ये बाहर की जो मेम्ब्रेन है ये होती है सेल वॉल। ठीक है, तो अब हमने कहा था कि ये सेलुलोज की बनी हुई है, लेकिन ऐसी ऐसी स्ट्रक्चर होती है इसके अंदर। ये जो है ना, ये छोटे छोटे, ये है माइक्रोफाइब्रिल्स। क्या है, माइक्रोफाइब्रिल्स। और ये किसके बने हैं, ये है सेलुलोज के। तो इसीलिए हम कहते हैं जो प्लांट्स की सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी होती है। ये माइक्रोफाइब्रिल्स तो सेलुलोज के है, लेकिन इनके अंदर क्या भरा हुआ है, यहां पे हेमी सेलुलोज भी है। क्या है यहां पे, एक सेकंड, यहां पे हेमी सेल्यूलोज भी है, हेमी सेल्यूलोज। पेक्टिन है यहां पे, पेक्टिन। लिग्निन भी है। लिग्निन क्यों, ताकि थोड़ा सा इसको हार्ड कर सके, ताकि ये और स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं फंगल सेल के बारे में, फंजाई के बारे में। फंजाई, अब तो जो फंजाई की सेल वॉल है ना बेटा, वो भी कुछ ऐसी है, लेकिन उसके अंदर क्या है, ये जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के अंदर तो यही सेम चीजें भरी पड़ी है। हेमीसेल्यूलोज हो गई, पेक्टिन हो गई, पर इसके जो माइक्रोफाइब्रिल्स है ये किसके बने होंगे, ये होंगे काइटिन के बने हुए, काइटिन। ठीक है, अब बात करते हैं एक एल्गल सेल की, यानी कि एल्गी के सेल की। एल्गल सेल, तो ये एक सेल है, सेल वॉल है पूरी की पूरी बेटा। मैं बस जनरल आपको थोड़ी सी बना के दिखा रहा हूं। तो ये जो है माइक्रोफाइब्रिल्स, और इसके अंदर स्ट्रक्चर होंगी वो होंगी पेक्टिन। इसके अंदर कुछ अमाउंट में सेलुलोज भी होगा, हेमीसेल्यूलोज भी होगा और लिग्निन भी होगा, लेकिन ज्यादा कंटेंट किसका होगा, पेक्टिन का। इसलिए हम बोलते हैं कि जो सेल वॉल है एल्गी की वो पेक्टिन की बनी होती है। ठीक है बेटा, अब हम बोल रहे हैं कि सेल वॉल पेक्टिन की बनी होती है, पेक्टिन की बनी होती है, तो इस सेल वॉल का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे बनती है सेल वॉल, वो अभी आपको बता रहा हूं, बस 2 मिनट की बात है। तो बेटा अभी हम देखें कि कैसे एक सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। अब आप बोलोगे कि सर ये डब्बे से क्या बना दिया, इनमें कैसे सेल वॉल हमें दिखेगी, इन्हीं में ही तो सेल वॉल दिखेगी हमें। देखो बेटा, ये एक सेल है जो कि पूरा मैच्योर हो चुका है और अब इसको चाहिए डिवाइड होना है अब इसको। तो ये इसका न्यूक्लियस है, अब ये डिवाइड हो गया। अब ये जब डिवाइड होता है तो आपने देखा होगा कि जो न्यूक्लियस के अंदर स्पिंडल फाइबर्स होते हैं ना, वो स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम को पुल करते हैं एक दूसरे की साइड। जब एक सेल से 2 सेल बनते हैं इस टाइप से, देखो बेटा, इनके अंदर सारा मटेरियल है वो डुप्लीकेट हो गया, ये 2 सेल का फॉर्मेशन हो गया। इनके अंदर जो न्यूक्लियस था उनको क्रोमेटिन फाइबर होते हैं, धागे से होते हैं इस टाइप से। ये धागे बेटा इनको खींच के रखते हैं। जो 1 से 2 बनता है ना, तो ये जैसे जैसे दूर जाते हैं, जैसे कोई एक चीज को हम तोड़ते हैं, जैसे ये एक चीज थी तो इसको हमने तोड़ा, तो जैसे ये हो रहे हैं ना, तो ये इन्हें इमेजिन करो कि ये धागे हैं, तो ये क्रोमेटिन फाइबर हैं। तो ये क्रोमेटिन फाइबर बेटा, इनको जब अलग होते हैं तो इनका कुछ पार्ट बच जाता है। कैसे, अभी देखते हैं। अरे रुक जा भाई। तो बेटा जो क्रोमेटिन फाइबर का रिमेनेंस है वो इनके अंदर बच जाता है।
कैसे? इस टाइप से। ये बच गए, तो इनको हम एक बार लेबल कर देते हैं। ये है रिमेनेंस ऑफ क्रोमेटिन फाइबर्स। और इनका एक नाम भी है पर्टिकुलर, जिनको बोलते हैं फ्रेगमोप्लास्ट्स। क्या बोलते हैं? फ्रेगमोप्लास्ट्स। ये फ्रेगमोप्लास्ट हैं बेटा। अब जब मैंने आपको प्लांट सेल पढ़ाया था तो मैंने क्या बताया था? मैंने कहा था कि गोल्जी बॉडीज नाम की स्ट्रक्चर होते हैं इनके अंदर। तो वो गोल्जी बॉडीज होती है ना, वो ऐसी छोटी छोटी होती है। इनको हमने बोला था डिक्टायोसोम्स। तो अब ये डिक्टायोसोम्स जो है ना, ये यहाँ पे जगह होती है कुछ, इन जगहों के अंदर चली जाती है और इस स्पेस को फिल करने लग जाती है ये। तो जैसे ही ये माइक्रोफाइब्रिल्स के बीच की जगह थी, इसको फिल करने लगती है डिक्टायोसोम्स। तो जब ये फिल करती है और यहां पे आके बैठ जाती है, तो ऐसे तो है नहीं कि अरे भाई मजे मार के आते हैं, वहां पे क्रोमेटिन फाइबर के बीच में जगह है, वहां पे चलो जाके घुस जाते हैं। ऐसे नहीं घुसते। ये यहां पे कुछ अपना सिक्रीशन करती है। सिक्रीशन कैसे? ये पेक्टिन का, हेमीसेल्यूलोज का सिक्रीशन करती है यहां पे। और जैसे जैसे सिक्रीशन बढ़ता है, तब ये वॉल जो है वो थोड़ी बड़ी होने लग जाती है, मतलब थोड़ी थिक होने लग जाती है। तो यहां पे लिख देते हैं कि डिक्टायोसोम्स जो है उसका सिक्रीशन होगा। क्या सिक्रेट करेंगी ये? पेक्टिन, हेमीसेल्यूलोज। ठीक है बेटा, ये हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन का सिक्रीशन करेंगी। अब जब ये डिक्टायोसोम्स बीच में आ गई, इन्होंने सिक्रीशन स्टार्ट कर दिया, तो यहां पे जो एक थिक वॉल बन जाएगी। इस थिक वॉल को हम क्या बोलेंगे? सेल प्लेट। अब ये बन गई है सेल प्लेट। ठीक है बेटा, क्योंकि गोल्जी बॉडीज ने इसके ऊपर पेक्टिन का डिपोजिशन कर दिया और हेमीसेल्यूलोज का, तो ये थोड़ी सी मोटी हो गई और इसको हमने बोल दिया सेल प्लेट। तो अगला जो स्टेप हम देखने वाले हैं उसमें क्या होगा बेटा, कि ये जो सेल प्लेट है इसके ऊपर डिपोजिशन होगा। किसका? अभी देखते हैं। इसके ऊपर डिपोजिशन होगा कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन का। किसका? Ca+2 और Mg+2। इन आयंस का इसके ऊपर डिपोजिशन होगा। डिपोजिशन कैसे होगा अभी देखते हैं। तो ये हमारा नॉर्मल सेल है, 2 सेल हैं ये हमारे, जो कि डिवाइड हो चुके हैं अभी। ये इनका न्यूक्लियस है। तो ये हमारी सेल प्लेट थी। सेल प्लेट है ये, और सेल प्लेट के ऊपर अब क्या आके चिपक गए हैं? मैग्नीशियम चिपक गया है आके, कैल्शियम चिपक गया है। अब ये जो स्ट्रक्चर बनी है, अब ये जो वॉल बनी है, अब हम इसको सेल प्लेट ना बोल के क्या बोलेंगे? अब हम बोलेंगे इसको मिडल लैमेला। क्या बोलेंगे? मिडल लैमेला। मिडल लैमेला। ये बीच में प्रेजेंट है इसलिए मिडल लैमेला बोलेंगे। तो अब हमने देखा कि एक नॉर्मल प्लांट सेल से कैसे एक सेल के अंदर मिडल लैमेला का फॉर्मेशन होता है। अब ये मिडल लैमेला मैंने कई बार नाम यूज किया है। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जब मैं थोड़ा सा बोल रहा हूं मतलब ये हाँ ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है। तो अभी मिडल लैमेला के बारे में 4 बातें लिखेंगे, उसके बाद अपनी सेल वॉल की जो जर्नी है वो कंटिन्यू करेंगे। अभी सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हुआ है बेटा। तो ये जो मिडल लैमेला है ना, इसी के ऊपर सेल वॉल का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। असली कहानी अब स्टार्ट होगी। तो पहले लिखते हैं मिडल लैमेला के बारे में। मिडल लैमेला है एक सीमेंटिंग लेयर। क्या है? सीमेंटिंग लेयर बिटवीन 2 एडजेसेंट सेल्स। सीमेंटिंग लेयर बिटवीन 2 एडजेसेंट सेल्स। एडजेसेंट मतलब पास पास के, एडजेसेंट सेल्स। और ये है प्रीकर्सर ऑफ सेल वॉल। प्रीकर्सर मतलब कैसे? इसी के ऊपर जो सेल वॉल है वो ले डाउन होगी, ये मिडल लैमेला, और इसके ऊपर सेल वॉल ऐसे। ठीक है बेटा। तो अगला पॉइंट क्या है? प्रीकर्सर ऑफ सेल वॉल। प्रीकर्सर ऑफ सेल वॉल। और अब बात करते हैं कि इसके अंदर कंपोजिशन किस किस चीज का है, कि ये जो मिडल लैमेला है ये बनी किस किस चीज की है। तो बेटा मिडल लैमेला बनी है
एक सेकंड, ये क्या हो गया? हाँ, मिडल लैमेला इज मेड अप ऑफ 90% कैल्शियम पैक्टेट। मैंने कहा था ना कि कैल्शियम और मैग्नीशियम आके डिपॉजिट हो रहे हैं। इस पॉइंट में देखो, ये देखो कैल्शियम और मैग्नीशियम आके इस सेल के ऊपर डिपॉजिट हो रही है ना। तो ये क्या है कि ये 90% तो है कैल्शियम पैक्टेट की। किसकी? कैल्शियम पैक्टेट, कैल्शियम पैक्टेट, एंड 10% मैग्नीशियम पैक्टेट, एंड 10% मैग्नीशियम पैक्टेट। ठीक है बेटा, ये कुछ 2-3 बातें इंपॉर्टेंट मैंने मिडल लैमेला के बारे में आपको बताई है। ठीक है बेटा, आपको एक जनरल सी बात बताऊं कि जो हमारे फल है, पके हुए फल होते हैं, वो सॉफ्ट क्यों होते हैं? वो सॉफ्ट होते हैं मिडल लैमेला के कारण। कैसे? मिडल लैमेला का जब डिसोल्यूशन हो जाता है पेक्टिनेज एंजाइम के द्वारा, तो वो फ्रूट को सॉफ्ट कर देती है। तो इसीलिए हमें पके हुए जो फ्रूट्स हैं वो सॉफ्ट दिखाई देते हैं। ठीक है बेटा, ये चीज थोड़ी ध्यान में रख लेना, काम की चीज है, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो अभी हम अपनी जर्नी पे वापस आते हैं। किसकी जर्नी? सेल वॉल की जर्नी, सेल वॉल फॉर्मेशन की जर्नी। तो ये हमने देख ली कि मिडल लैमेला का यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया है। अब मिडल लैमेला का फॉर्मेशन जब हो गया है तो अगला एक सेल बनाते हैं। ये नेक्स्ट सेल है और इसके अंदर ये हमने मिडल लैमेला बना दी। ठीक है बेटा, ये ए सेल है, ए, और ये है बी सेल। अब आपको पता है ये सेल पूरे मैच्योर नहीं है, ये अभी अभी बने ही है। बने कैसे हैं? क्योंकि अभी इनमें सेल वॉल का ही फॉर्मेशन नहीं हुआ बेटा, ये इमेच्योर सेल है। और इमेच्योर सेल आपको पता है क्या करते हैं? ग्रोथ करते हैं। तो जब ये ग्रोथ करते हैं, एक बात बताओ बेटा कि जब हम इनके अंदर ये पहले ही, अगर नेचर ने पहले ही इसको रिजिड बना दिया होती शुरू में ही सेल वॉल को, तो ये ग्रोथ कर पाते क्या? नहीं कर पाते ना, ये इत्तू इत्तू से ही रह जाते। लेकिन नेचर की एक चीज देखो, नेचर ने क्या किया, पहले इस सेल वॉल को पेक्टिन से बनाया। तो यहां पे क्या होता है बेटा, गोल्जी बॉडीज जो है ना, ये अपनी सिक्रीशंस करती हैं कुछ। ये गोल्जी बॉडीज हैं और ये सिक्रीशंस कर रही हैं। किन चीजों का सिक्रीशन कर रही है? ये करती हैं पेक्टिन का सिक्रीशन। पेक्टिन क्यों? क्योंकि पेक्टिन एक सॉफ्ट शुगर है, इलास्टिक है वो। जब पेक्टिन की सेल वॉल जब बनी होगी और ये सेल्स ग्रो करेंगे, तो जो पेक्टिन है वो भी साथ साथ में ग्रो करेगी, क्योंकि वो इलास्टिक है। ठीक है बेटा, तो जो प्राइमरी वॉल होती है ना, वो पेक्टिन की बनी होती है। तो ये देखो, ये है प्राइमरी वॉल, ये हमने बना दी। तो यहां पे एक पॉइंट लिख देते हैं कि प्राइमरी वॉल इज फॉर्म्ड। ठीक है, और ये प्राइमरी वॉल किसकी बनी होती है? ये बनी होती है पेक्टिन की, मेड अप ऑफ पेक्टिन। ठीक है, पेक्टिन। और ये जो पेक्टिन है ये आता कहां है, कहां से है? ये आता है डिक्टायोसोम्स से। डिक्टायोसोम्स पेक्टिन का सिक्रेशन करती है। ठीक है, तो अभी हमारी प्राइमरी वॉल बन चुकी है। ये जो है ये प्राइमरी वॉल है। अब इसके ऊपर सेल्यूलोज की सेकेंडरी वॉल लाई डाउन होगी। ठीक है, वो कैसे होगी वो अभी बता देंगे आपको। देखो बेटा, वापिस से एक सेल बना देते हैं। वो डब्बे मैंने इसीलिए बनाए थे पहले कि जल्दी जल्दी मेरे को बनानी ना पड़े, लेकिन अब तो बनाने पड़ेंगे। ये 2 सेल हो गए हमारे, और ये मिडल लैमेला। ठीक है, मिडल लैमेला के ऊपर क्या है? मिडल लैमेला के ऊपर है सर प्राइमरी वॉल। ये है हमारी प्राइमरी वॉल। अब प्राइमरी वॉल के बाद में किसका सिक्रीशन होगा? इसके ऊपर आएगी सेल्यूलोज की। अब सेल बड़े हो गए हैं और इनको चाहिए कि नहीं भैया, हमें जितना बड़ा होना था हम हो चुके हैं, अब हमें चाहिए परमानेंट सेल वॉल हमारी। तो जो परमानेंट सेल वॉल है वो कैसे बनेगी? वो बनेगी सेल्यूलोज की। तो बेटा सेल्यूलोज की जो वॉल बनती है वो 3 लेयर्स में बनती है। ऐसे नहीं कि एक बार में बन गई, नहीं, वो ऐसे बनती है, 1 लेयर, 2 लेयर और 3 लेयर, इस टाइप से बनती है। 1, 2 और 3। ये अभी मैंने बीच में जो जगह छोड़ी है ये आपको पता चल जाएगा कि क्यों छोड़ी है। तो वो 3 लेयर इधर भी होंगी, 1, 2 और 3।
तो जब ये मैंने जगह इसलिए छोड़ी है क्योंकि जब सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है तो जो सेल्यूलोज होती है उसका सिक्रेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, कुछ कुछ जगहों पे जगह रह जाती है, इम्प्रॉपर सिक्रेशन होता है यानी कि नॉन यूनिफॉर्म। तो जैसे यहाँ पे सिक्रेशन हुआ तो यहाँ पे वॉल बन गई, यहाँ पे रह गई तो यहाँ पे बाद में बन जाएगी, तो कुछ जगह इनमें बच जाती है। और ये जगह बची हुई है ना, ये भी काम आएगी, क्यों वो बाद में बताऊंगा आपको। तो बेटा ये 3 लेयर बनती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ऐसे बनती है, ये ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रहती, इसकी लाइन स्ट्रेट ना होकर ये रहती है इस टाइप की, ऐसे ऐसे। तो ये जो मैट्रिक्स है ना, ये होता है सेल्यूलोज का, और इसके अंदर भरा हुआ होता है, एक सेकंड में बना दूं, ये सेल्यूलोज की बनी होती है और इसके अंदर पेक्टिन भरा रहता है, हेमीसेल्यूलोज भरा रहता है, और कुछ लिग्निन का भी डिपोजिशन होता है। लिग्निन को, क्योंकि लिग्निन हार्डनिंग प्रोवाइड करता है, लिग्निन इसको स्ट्रॉन्ग बनाता है, ऐसे। ठीक है बेटा। और इनको लेबल करने से पहले मैं बता दूं कि ये जो 3 लेयर होती है इनको हम बोलते हैं S1, क्योंकि ये सेकेंडरी लेयर है, S2 एंड S3। ये 3 लेयर चलती है, 3 इधर और 3 ऊपर 3 नीचे। ठीक है बेटा। तो अभी आपको सेकेंडरी वॉल के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि ये सेकेंडरी वॉल की जो जूम की हुई स्ट्रक्चर आपको दिखा रहा हूं, तो इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है सेकेंडरी वॉल। ये 3-4 वॉल, जैसे एक इस टाइप की रहती है, ये जो ब्रिक्स होती है वो ऐसे लाई करती है बेटा। ठीक है। इनके बीच का जो एंगल होता है ना, वो होता है 120 डिग्री। तो ये स्ट्रक्चर है एक, इसको जब जूम करके देखते हैं तो ऐसा हमें दिखाई देता है। तो ये जो है माइक्रोफाइब्रिल्स, ये तो बने होते हैं सेल्यूलोज के। किसके बने हैं? सेल्यूलोज के। और कि इसके अंदर क्या भरा हुआ है, ये जो मटेरियल भरा हुआ है ये क्या है? ये हो सकता है हेमीसेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज। अरे क्या हो गया? हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन हो सकता है ये, पेक्टिन, और कुछ थोड़ा बहुत लिग्निन। ठीक है। लिग्निन इसको हार्ड करता है। और अब जिनको इनका एंगल होता है बेटा, जिस एंगल पे ये लाई करती है, ऐसे थोड़ी है कि ये रैंडमली ऐसी कुछ भी होगा, ऐसे नहीं होता। हर चीजें एक परफेक्ट वे में रहती है। तो इनका ये जो एंगल रहता है ये होता है 120 डिग्री। ये आपके पूछ लेते हैं कई बार, 120 डिग्री एंगल। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि जो सेल्यूलोज के माइक्रोफाइब्रिल्स है उनके बीच का एंगल कितना होता है? वो होता है 120 डिग्री का एंगल। ठीक है बेटा। अभी जब मैं आपको ये डायग्राम बना के दिखा रहा था कि जब यहाँ पे सेकेंडरी वॉल है S1, S2, S3, कि जब इन वॉल का फॉर्मेशन होता है तो बीच बीच में जगह कुछ रह जाती है। वो जगह किस काम में आती है वो अभी हम पढ़ेंगे कि इनका फंक्शन क्या है। तो अभी हमने देखा है एक शब्द जिसका नाम है प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय, इनको सबसे पहले देखा था स्ट्रासबर्गर ने, फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय स्ट्रासबर्गर। इनका नाम है स्ट्रासबर्गर। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि बर्गर खाते हुए आदमी स्ट्रेस ले रहा है, तो स्ट्रासबर्गर। ठीक है बेटा। और ये क्या होते हैं? ये होते हैं साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस। कैसे? वो अभी आपको बना के दिखाऊंगा। जो प्लाज्मोडेस्माटा है वो है साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस, साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस बिटवीन, किनके बीच में रहता है? टू पास के सेल्स के बीच में, बिटवीन 2 एडजेसेंट सेल्स। जो प्लाज्मोडेस्माटा है बेटा, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो एक सेल से मटेरियल दूसरे सेल में पहुंचाती है और दूसरे से इस वाले में। ये कहते हैं भैया अरे मेरे पास ये बहुत चीज पड़ी है, जा प्लाज्मोडेस्माटा दूसरे सेल को दे दे। तो ऐसे ही एक दूसरे को ट्रांसफर करते रहते हैं। तो ये बेटा मैंने क्या कहा? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसी ट्यूब लाइक। अब ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये बनी किन चीज की है? ये बनी होती है, लिख देते हैं यहां पे, मेड अप ऑफ, किसकी बनी होती है? ट्यूब्यूल्स ऑफ
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो प्लाज्मोडेस्माटा है ये इस सेल से मटेरियल इधर पहुंचा देगा और इस वाले से इधर पहुंचा देगा। ठीक है बेटा। तो देखा आपने, जहां जहां पर सेकेंडरी वॉल एब्सेंट होती है वहां से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो ट्यूब्यूल्स हैं वो ऐसे निकल जाते हैं। पहले तो ऐसे धागे से निकल जाते हैं और बाद में ये थोड़ी जगह के अंदर से जाते हैं पहले तो, और जब बाद में थोड़ा टाइम बीतता है तो ये क्या है, थोड़ी थिकनेस एक्वायर कर लेते हैं और अंदर से ये होलो होते हैं, तो इस टाइप के हो जाते हैं। और इसके अंदर ये तो हमने डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन दिखाया कि ऐसे होते हैं, और इसके अंदर से मटेरियल यहाँ जाता है और इस सेल का इधर आ जाता है। तो इस टाइप से एक सेल से दूसरे सेल के अंदर मटेरियल्स का या फिर सब्सटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन होता है फ्रॉम प्लाज्मोडेस्माटा। तो ये थी बेटा सेल वॉल के बारे में, और अगली क्लास में हम आगे के जो ऑर्गेनल्स हैं उनको पढ़ने वाले हैं। तो तब तक के लिए आप चैनल पे बने रहिए और बाकी वीडियोस भी एंजॉय करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।